नमस्कार। आप देख रहे हैं एचआर न्यूज और आज हम अहीरवाल की राजनीति पे सबसे बड़ी चर्चा करेंगे क्योंकि आपको बता दें आज का दिन अहीरवाल के लिए बड़ा है क्योंकि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और आज दूसरे दिन वो जन आशीर्वाद यात्रा रेवाड़ी में पहुंची है। जगह जगह कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र यादव का स्वागत किया गया है और इस पर हम बड़ा विश्लेषण करेंगे क्योंकि लगातार हम इस खबर पे बने हुए हैं कि भूपेंद्र यादव के आगमन से अहीरवाल की राजनीति में क्या गर्माहट आई है, किस तरीके के विश्लेषण है वो हम लगातार दिखाते हैं। आज जो हमारे साथ पैनल पे बैठे हैं उनका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ हैं नरेश चौहान जी, एडवोकेट, राजनीतिक विश्लेषक है, वकील है, पत्रकार भी रहे हैं, तो तमाम एचआर न्यूज पे आप इनके विश्लेषण देखते रहे। साथ के अंदर है महेंद्र छाबड़ा जी है, वो भी पत्रकारिता में है और हालांकि बिजनेसमैन भी है लेकिन विश्लेषण लगातार करते रहे। वरिष्ठ पत्रकार महावीर निनानिया जी हमारे साथ हैं, उनसे भी एक बार हम जानेंगे क्योंकि जरूरी है कि अहीरवाल की राजनीति में किस तरीके की गर्माहट आई है, किस तरीके के संकेत हैं, वो हम चर्चा करेंगे तमाम लोगों से बैठ करके। सबसे पहले चौहान साहब, आज भूपेंद्र यादव का जगह जगह स्वागत जो देखने को मिला है, बड़ा ही शानदार स्वागत है, लेकिन सबसे बड़ी बात राव विरोधी कीमत दूर रहा, किस तरीके से देखते हैं? मोहनलाल जी, हमने अपने पिछले विश्लेषण में, चर्चा में कल ही आपको ध्यान हो ये बात बताई है कि भूपेंद्र यादव मतलब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक किस्म से इन्होंने जो पिछड़ा कार्ड कैबिनेट में जो पिछड़े समाज के मंत्रियों को लिया है और जो संविधान का 127वां संशोधन किया है पिछड़ों को शामिल करना ओबीसी में, पिछड़ा वर्ग में, और उनको कहीं ना कहीं सत्ता में भागीदारी दी जाए। तो भूपेंद्र यादव ये सौभाग्य से समझो कि भाई वो हैं हरियाणा के गुड़गांव जमालपुर गांव के और वो राज्यसभा में मेंबर हैं राजस्थान से। उनकी शिक्षा दीक्षा राजस्थान में हुई। एबीवीपी से उनका राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ। दिल्ली में वकालत करते हुए अरुण जेटली मतलब वो उनके साथ वकालत में आए। चाहूंगा हमारे पास देखिए बाइट आ गई है, क्या भूपेंद्र यादव ने कहा है स्वागत के दौरान, वो हम आपको एक बार सुनाते हैं कि किस तरीके से। देखिए कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रॉब्लम है हमारे साथ थोड़ी सी, लेकिन बाइट हमारे पास आ चुकी है, वो हम सुनाएंगे थोड़ी देर में। कोशिश कर रहे हैं हमारे ऑपरेटर से कहेंगे तैयारी करें पर वो बाइट सुनाए किस तरीके से, क्या कुछ उन्होंने कहा है ताकि विश्लेषण में और आनंद आएगा। कंटिन्यू रखिए चौहान साहब अपनी बात को, थोड़ा सा समय लगेगा। मैंने यही कहा कि भाई वो भूपेंद्र यादव युवा है, अभी शायद 50-52 साल की उनकी उम्र है और नए लोगों को युवा, जैसे देखो आपको ध्यान होगा 75 साल के इन्होंने पार्टी के बुजुर्ग नेताओं को एक लक्ष्मण रेखा खींच दी और उनको मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया, लेकिन इन्होंने अपनी लक्ष्मण रेखा भी लांघी है। वो जो मेट्रो का श्रीधरन था, मतलब केरल में, वो शायद 85 साल का था या उससे भी ज्यादा उम्र का हो, लेकिन ये चीजें राजनीति में, लोकशाही में हम कई बार कह चुके हैं कि अपनी सुविधा अनुसार जब संविधान के 75 साल में 127 संशोधन सत्तारूढ़ दल बेहिचक कर सकता है तो अपनी लक्ष्मण रेखा को कभी भी लांघने में इन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। रोकना चाहूंगा, जिस चीज का इंतजार था वो आ गई है। हमारे हमको बाइट सुनाते हैं तो क्या आपने संबोधन में कहा है अहीरवाल को लेकर के, सीधा भूपेंद्र यादव ने एक बार सुनाते हैं आपको, आप सुनिए क्या। जो लड़ाई है लगातार परिवर्तन होने वाला विषय है। इस परिवर्तन के मार्ग में बहुत सारे लोगों को आगे आना, समाज के जो वर्ग जो लगातार जिनका प्रतिनिधित्व आना चाहिए उनको आगे लाने का काम ये हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया। और इसलिए इस बार उन्होंने जो मंत्रिमंडल बनाया, आप देखोगे कि मंत्रिमंडल में 27 से ज्यादा पिछड़ों को स्थान दिया गया।
और कैसे कैसे समाज को। हमारी बहन दर्शना जरसोद आती है, वो दर्जी समाज से आती है। हमारे एक भाई कपिल पाटिल आते हैं, वो मुंबई के पास एक समाज जो नमक चुनने का काम करता है उसमें से आते हैं। कोई कुशवा समाज में से आता है, कोई धनगर समाज में से आता है, कोई बंजारा समाज में से आता है। हमारे जैसे गरीब किसान के बेटे भी जो अहीर समाज में से आए हैं, उनको भी प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में स्थान देकर के इस बात को बताया है कि हमारा जो लोकतंत्र है वो सर्व समावेशी है और लोकतंत्र में लगातार नए नए लोगों का नेतृत्व आना आवश्यक है। आज इस इलाके से भूपेंद्र यादव है, कल कोई और गरीब यादव का बच्चा आगे आएगा, इलाके का नेतृत्व करके सेवा करेगा। सब लोग आगे आए, सबका नेतृत्व आगे बढ़े, इसी कामना को लेकर के मैं आपके केवल। तो चौहान साहब देखिए, आपने सुना भूपेंद्र यादव को कि वो कह रहे हैं युवाओं को राजनीति में आना चाहिए। युवाओं को नहीं मौलाना जी, वो स्पष्ट जो हम कल चर्चा कर चुके और जो प्रधानमंत्री मोदी खुद कह चुके कि भाई ये पिछड़ा वर्ग को, भारतीय जनता पार्टी की आप अगर गहराई से अगर आप उसका अध्ययन करो तो वो बात सारी समझ में आती है कि जो इनका पन्ना प्रमुख राजनीति, मतलब बूथ लेवल नहीं, उस बूथ में भी पन्ना प्रमुख तक बनाया कि जिन तबकों को अब तक राजनीति क्या होती थी कांग्रेस की या पहले, वो जो संपन्न आदमी थे उनके साथ लोग बंधे रहते थे। दो आदमी दो ग्रुप बन गए तो अपने आप एक ग्रुप दूसरे पार्टी को समर्थन करता था, दूसरा उसको समर्थन करता था। मुस्लिम को, अनुसूचित जाति को, जनजातियों को, इनको कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति के तहत कांग्रेस ने इनको अपने साथ लगाए रखा और 30-35% की उस वोटिंग से ही वो राज करते रहे। बाकी एक डिवीजन हो जाता था मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट में। अब इन्होंने उस चीज को बारीकी से मंथन किया, इन्होंने मंदिर का कार्ड चलाया, राम मंदिर, हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण किया, एंटी मुस्लिम एक कैंपेन इन्होंने चलाया। लेकिन हर एक चीज की एक सीमा होती है। जब वो चीजें इतनी कारगर नहीं हुई तब कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह, इनका जो गुजरात में एक एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया और उस एक्सपेरिमेंट को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसको परखा, उसको बारीकी से वो किया। और आपके ध्यान होगा कि नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री कैंडिडेट बनाने में भी पार्टी के अंदर मतभेद रहा, लेकिन क्योंकि एक दूर की सोच और एक प्रभावी परिवर्तन बदलाव के लिए उस विरोध को नजरअंदाज करते हुए नरेंद्र मोदी को अपनी शर्तों के मुताबिक, वरना प्रधानमंत्री जिस स्टेट का होता है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरी स्टेट का होता है। गुजरात से ही प्रधानमंत्री बना, गुजरात से ही पार्टी का अध्यक्ष अमित शाह बना और इन दोनों ने उस गुजरात मॉडल की राजनीति को ही देश के ऊपर लागू किया और उसका परिणाम भी हमने देखा 2014 के इलेक्शन में, 2019 के इलेक्शन में, विभिन्न राज्यों के चुनावों में भी। तो अब इन्होंने सारे प्रयोग करके एक नया वो देखा है कि भाई हम पिछड़ों को, हम अपनी कोरोना काल की कई डिबेट में कह चुके हैं और ये डंके की चोट इन्होंने कहा है कि 80 करोड़ वर्सेस 55 करोड़, 80 करोड़ आदमियों का इन्होंने एक किस्म से कि इनकी हमने परवरिश करनी है, इनको हमें आगे बढ़ाना है, इनको पैसा भी देंगे, इनको अनाज भी देंगे और अब सत्ता में भागीदारी करके इन्होंने दिखाया है। ठीक है। छाबड़ा जी, आज का पूरा घटनाक्रम अगर आप देख रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपके सामने आ चुकी है। तमाम जो राव विरोधी फिल्म है सब एक मंच पर नजर आए, चाहे रणजीत सिंह कापड़ीवाल हो, चाहे अरविंद यादव हो, सतीश खोड़ा हो, जगदीश हो,
तमाम लोग एक मंच पे आए। क्या लगता है राव को घेर पाए जो जिस तरह की चर्चाएं चल रही थी लगातार 2-3 दिन से? और कल सतीश यादव पूर्व जिला प्रमुख ने बयान दिया था कि भूपेंद्र यादव को राव इंद्रजीत को एक मंच पे आके इलाके के लिए काम करना चाहिए। उसकी बयान की भी चर्चाओं में यानी कि सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहा है कि राव इंद्रजीत के लिए राव इंद्रजीत ने अपने निवास स्थान पे भूपेंद्र यादव और रात को डिनर पे इनवाइट की, इस तरह की चर्चाएं हैं। उस पर आपका क्या कहना है? मोहनलाल जी, मैंने कल भी आपको ये बोला था, जो ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम चल रहा है भूपेंद्र यादव के स्वागत में, इससे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का एक प्रयास है। और ये मामला आ रहा था कि राव इंद्रजीत के साथ गुटबाजी का जो बात आ रही थी, इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होना है और वो उस उम्मीदवार को होना है भविष्य में जो यहां से लोकसभा का चुनाव लड़ेगा, उसमें राव इंद्रजीत के परिवार से कोई हो या कोई अन्य हो। और मामला जो आ रहा है, अब कह रहे हैं कि राव के यहाँ डिनर की बात आ रही है। मैं आपको कल ही कह रहा था, वही बात सत्य हो रही है कि राव इंद्रजीत को इससे कहीं ना कहीं आज की डेट में तो फायदा होना तय है, क्योंकि बीजेपी के जो नाराज लोग हैं, आप देखिए, एक मंच पर आ चुके हैं। अगर वो लोग काफी दिनों तक अलग रहते, कांग्रेस या अन्य दलों में जा सकते थे। भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से जो मतदाता हैं, समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, जो नाराज थे, दूर थे, उनको भूपेंद्र यादव के रास्ते से जोड़ने का एक प्रयास किया गया है, और जिस प्रयास में सफल भी नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात और बताऊं आपको, आज चुनौती है राव इंद्रजीत और भूपेंद्र यादव के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए। आप देखिए, दूसरी योजना से हरियाणा में सरकार बनी है भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी सरकार है, परंतु इलाके को क्या मिला? मैं इलाके की सबसे बड़ी मांग आपको बताऊंगा। एम्स का भी मुद्दा आता है, सबसे बड़ी मांग है पानी की। यहां पीने का पानी नहीं है हमारे अहिरवाल में, दक्षिण हरियाणा में। SYL का लॉलीपॉप सभी नेता दे देते हैं, समय समय पर निकल कर आ जाता है। क्या आज तक अब इस नहरी पानी और SYL की क्या बात बताऊं आपको, जो प्रदेश का मौजूदा पानी है उसका क्या बंटवारा हो गया? क्या दक्षिण हरियाणा को वो पानी मिल पा रहा है आज? और आज हमारे पास ताकत है, बहुत खुशी की बात है। मैं बधाई दूंगा भारतीय जनता पार्टी को, भूपेंद्र यादव को, कि उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया। वो हमारे दक्षिण हरियाणा से आते हैं और उनके पास इतना बड़ा पद कैबिनेट मंत्री बना दिया गया। आज दो नेता है हमारे पास, एक राज्य मंत्री, एक कैबिनेट मंत्री, और सरकार है केंद्र में, स्टेट में। आप पानी लाइए, SYL की बात तो छोड़िए, आप जो मौजूदा पानी है दक्षिण हरियाणा का हिस्से का पानी दिलवा दीजिए, तो जनता आपका स्वागत करेगी। अगर आप दोनों नेता मिलकर पानी भी नहीं दिलवा पाए तो आपको आज विपक्ष को भी पूछना चाहिए। विपक्ष, एक सेकंड मोहनलाल जी, विपक्ष को भी सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। आप देखिए, स्वागत के अंदर हर तरह का व्यक्ति है, कोई ये नहीं भारतीय जनता पार्टी, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा व्यापारी हैं वो भी लोग स्वागत कर रहे हैं। स्वागत इसलिए कर रहे हैं कि केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलाके को सम्मान दिया है, 2-2 मंत्री दे दिए। अब इन हमारे मंत्री साहब का भी फर्ज बनता है क्षेत्र को पानी की समस्या से दूर कराएं, प्रदेश का मौजूदा पानी दिलवाएं, और दूसरा जो एम्स का मुद्दा है वो भी जल्द से जल्द सोल्व हो। और इसके अलावा जो योजनाएं यहां लानी है, अब ये क्या काम करेंगे ये भविष्य में पता चलेगा। और अगर ये यहां कुछ भी नहीं हुआ, जो 7 साल से चल रहा है, कोई बड़ी योजना नहीं आ सकी, अगर कोई काम करने में सफल नहीं हो पाए, तो इलाका भारतीय जनता पार्टी क्या, जो भी नेता हैं उनको भी, मैं तो क्या कहूंगा, माफ भी नहीं करेगा। आज मौका है, आज राजनीति ना करके भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं को एक मंच पर आ गए हैं, कुछ भूपेंद्र यादव के साथ तो कुछ राव इंद्रजीत के साथ। 2 बड़े नेता हैं और रात के डिनर का भी प्रबंध हो चुका है। जो ये बात आ रही थी कि गुटबाजी होगी, वो गुटबाजी भी कहीं शांत होती नजर आ रही है। आज सबसे पहले क्षेत्र की बात करनी चाहिए कि क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, तो इन 2 समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। क्या लगता है समस्या में ध्यान दिया जाएगा? जिस तरीके की हम ये स्वागत समारोह में गुटबाजी देख रहे हैं, रणधीर सिंह कापड़ीवास का बयान फिर आ गया है, और रणधीर सिंह कापड़ीवास के मंच पर ही तमाम लोग वहां नजर आ रहे हैं, जबकि रणधीर सिंह तो निष्कासित है ना। 2019 में जब वो बागियों से चुनाव लड़े, तभी पार्टी ने उनको निकाल दिया था। तो जमीन तैयार करने, जब
विरोधी मोहनलाल जी निष्कासित की बात तो अरविंद यादव भी निष्कासित थे, आज वो चेयरमैन है। निष्कासित की चिट्ठी तो सुनिए, निष्कासित की चिट्ठी तो समय समय पर आ जाती, समय समय पर आ जाती, हाँ जी, समय समय पर आती रहती है। निष्कासित कर दिया, वही नेता चेयरमैन है। आज कापड़ीवास है अब, और पार्टी राजनीतिक दल है, पुराने भाजपा ही है रणधीर सिंह कापड़ीवास, और पार्टी को उनका अपना जनाधार है, और पार्टी को ऐसे नेताओं की जरूरत है, तो पार्टी तो सभी को जोड़कर चलेगी, इसलिए रणधीर सिंह कापड़ीवास। आपसे आपसे करता हूँ चौहान साहब सवाल। 2019 में कापड़ीवास बागियों के चुनाव लड़े, पार्टी को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। आप देखिए मोदी जी यहाँ लिए 2019 में, नड्डा जी आ लिए, तमाम लोग आ लिए, फिर अपना कैंडिडेट नहीं जिता सके। मोहनलाल जी मैं आपको इसमें एक बात दूं, जब भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट एक सेकंड सुनिए, जब भारतीय जनता पार्टी, हाँ जी, मैं वो चौहान साहब से सवाल करूं, इसमें थोड़ा सा विस्तार से आपके पास आ रहा हूँ, निरानी जी के पास भी आऊंगा। देखो, जहां तक रणधीर सिंह कापड़ीवास का और चुनाव की बात है, तो रणधीर सिंह कापड़ीवास ने असली पार्टी और नकली पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ा था। रणधीर सिंह कापड़ीवास ने तो कभी नहीं कहा कि मैं भी हूं, और मैं समझता हूं कि रणधीर सिंह कापड़ीवास की असली नकली खुल के निर्दलीय, अगर वो दो जगह बीजेपी की मुखालफत भी करता तो हो सकता है रिजल्ट कुछ और होता। उसका उदाहरण है आज हरियाणा सरकार 8 निर्दलियों के समर्थन से चल रही है। उन निर्दलीय समर्थकों ने तो अच्छी मंजी ठोकी है। बीजेपी की मतलब थी, जो ना काट करनी थी वो मक्खियां उधेड़ी है, और वो जीत के वो मलाई खा रहे, सरकार में भागीदार है। ऐसे ही जजपा, तो अगर रणधीर सिंह कापड़ीवास इस असली नकली वो कह देता कि मैंने बीजेपी छोड़ दी, तो हो सकता है कि रणधीर सिंह कापड़ीवास जीत भी जाता। लेकिन जो आपने सवाल पूछा है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और जो छाबड़ा जी ने कहा है उनकी बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि ये चिट्ठियां, मैं पहले भी कह चुका, ये लक्ष्मण रेखाएं किसी को खूंटे लगाना हो तो ये लागू होती है, और किसी को गले लगाना हो तो कोई बात नहीं, घर वापसी है, हमने कब निकाला था, हमने कब वो किया था। तो इसलिए अपने कुड़बे का कोई भी आदमी कहीं गया है फिर वापिस आ जाएगा। और एक मैं और राजनीतिक बात, मतलब अपने सब पत्रकार पैनलिस्ट हमारे साथी हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भी बहुत आगे, दल बदल में, सत्ता के गठजोड़ में, खरीद फरोख्त में, मतलब पार्टी विद ए डिफरेंस ये नहीं है। ये सब जुगाड़ की राजनीति में अपना काम, अपना मौका जैसा हो वो करने के लिए तैयार है। तो घर आए हुए को ये सर माथे पर ले रहे हैं। एक कमेंट निनानिया जी का लगता है, क्योंकि इन्होंने भी काफी पत्रकारिता के निनानिया जी सुन पा रहे हैं। जी वाले मेरे को आज का पूरा घटनाक्रम देख लिया, क्या लगता है राव विरोधी लोगों को ऑक्सीजन मिल गई, या राव का जो खाने की जो चर्चा हो रही है, राव ने जो डिनर रखा है भूपेंद्र यादव के लिए, वो कहीं ना कहीं उनके मनसूबे में पानी फेर गया राव विरोधी छोड़ने पर। आज इस बात में कोई शक नहीं है मोहनलाल जी, जो विरोधी खेमा था, आज एक हफ्ता से मतलब ये प्रचार किया जा रहा था कि भाई राव विरोधी खेमा, राव विरोधी मतलब चल रहा है, यहाँ भूपेंद्र सिंह यादव आ रहे हैं, बहुत बड़ा जनसमूह उमड़ेगा, अविस्मरणीय ऐतिहासिक जनसभाएं होंगी। जो नेता जितने भी थे बीजेपी के जितना नेता थे, और ले दे के रामपुरा हाउस के मतलब विरोधी जितने भी थे, उन्होंने बड़ा एडी और चोटी का जोर लगा रहे थे यहाँ। लेकिन अब देखा वही बात है कि होता ना, तो वहां मतलब एक शेर है कि सुनते थे दिल का शोर पहलू के अंदर, चीरा दे कतरा खूने निकला। अभी इतनी बड़ी मतलब इनकी करके बंद करें, एक बार आपका कैमरा नहीं आ रहा शायद, आगे जी कंटिन्यू। तो देखिए, अब ये बीजेपी 19 राज्यों के अंदर ये कर रही है, 39 जो नए मेंबर बनाए थे, तो ये एक प्रयोग कर रही है।
अब कल हम चर्चा कर रहे थे भाई इनका घटता स्तर, जैसे मोदी जी का मतलब सभी समस्याओं के लिए घटता घटता स्तर है, तो अब ये सोचते हैं कि दोबारा हम कैसे स्टेप स्टेप कर गए। तो अहीरवाल के अंदर तो जितना हम सुन रहे होते थे, इन बेचार एक गुब्बारा था, जैसे उनकी हवा निकल गई, जैसे गुब्बारा जो हरियाणा में जो किसान आंदोलन है उसमें भी बीजेपी की जमीन को खिसकाया है। जाटों की जो नाराजगी है, जो किसानों की नाराजगी है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक है। इसलिए अहीरवाल में जमीन तैयार करो अपनी, और राव की जो सहन करनी पड़ती है उसको भी थोड़ा सा किनारा कर दिया जाए। देखिए मोहल्ला जी, इसमें कोई शक नहीं, बीजेपी बड़े तरीके से चाल चल रही है। ये अपने ताकतवर, जो भी अपनी सत्ता में बैठे ताकतवर आदमी की सत्ता खत्म करने के प्रयोग करती है। अब देखिए ये सोचा राव इंद्रजीत की वहां अहीरवाल की ताकत कम करो और इधर इसको भूपेंद्र जी को आगे लाओ, लेकिन वही बात है चौहान साहब वाली बात, ये बात नहीं हो पाई। भीड़ जो स्टेज के ऊपर हमें देखा कि मतलब वही ले लेके वही कार्यकर्ता बीजेपी के जन आशीर्वाद थी, लोग तो दिखाई नहीं दिए गाँव में जो आने चाहिए थे, जो भीड़ उमड़नी चाहिए थी। भाई बहुत बड़ा नेता आ रहे हैं। सवालों में भी आऊंगा, एक बार कर लेता हूँ चौहान साहब के। चौहान साहब, हाँ करो, आज आज हमारी लाल जी मंच पे नजर नहीं है, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव मंच पे नजर नहीं है। क्या लगता है जो फेमस था दूरी बनाए रखी कि राव से भी नाराजगी नहीं, और अब जो जानकारी मिल रही है, जो खबरें आ रही है कि राव ने जो है डिनर पे बुला रखा भूपेंद्र यादव को, किस तरह की डिप्लोमेसी देखते, किस तरीके की राजनीति है ये कि आप कहीं प्रोग्राम में अब जाएंगे नहीं, कोई को उनके कार्यकर्ता नजर नहीं आए, राव इंद्रजीत के समर्थक है वो कहीं नजर नहीं आए, तो किस तरीके से उसको देखते हैं? या फिर जो बीजेपी ने जो ये यात्रा रखी है, जो कार्यकर्ता है उनको सिर्फ एकजुट रखने के लिए नया, और भूपेंद्र के यादव जो है, क्योंकि किसान आंदोलन की वजह से हरियाणा में बहुत जमीन जिसकी आपने देखा होगा, मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर तक नहीं उतरने दिया। मोहनलाल जी, हम प्रशांत किशोर की तरह से कोई प्रोफेशनल तो विश्लेषक है नहीं, समझ गए। लेकिन अगर हम रेवाड़ी में बैठ के ये बात सार्वजनिक रूप से डंके की चोट तथ्यों और तर्कों के आधारित पर कह सकते हैं कि भूपेंद्र यादव हरियाणा का मुख्यमंत्री भी बनाया जा सकता है, तो आपको याद होना चाहिए, दर्शकों को हम याद दिला रहे हैं, मनोहर लाल बदला जाएगा तो ही तो भूपेंद्र यादव चीफ मिनिस्टर बनेगा। और बनवारी लाल आज की तारीख में मनोहर लाल खट्टर का कैबिनेट मिनिस्टर है। लक्ष्मण यादव मंत्रिमंडल में फेर बदल के चक्कर में भावी मंत्री बनने के चक्कर में है। तो आप राव इंद्रजीत सिंह खेमे से हटके भी जरा सोचो कि जब रेवाड़ी में बैठे हम साधारण आदमियों को एक बिटवीन द लाइन चीज नजर आ रही है कि ये हरियाणा में सत्ता परिवर्तन तक भी ये जन आशीर्वाद यात्रा जा सकती है, तो क्यों तो बनवारी लाल आएगा और क्यों लक्ष्मण यादव आएगा। और जहां तक आप बात इन धड़ेबंदियों की, हमने कल भी स्पष्ट कर दिया था कि आप इस जन आशीर्वाद यात्रा को राव इंद्रजीत सिंह के मुकाबले या विरोध से बहुत ऊपर उठ के देखो, ये है ही नहीं वो खेल। देखा तो जाएगा, भूपेंद्र जी ने उसका जिक्र कर दिया, राव इंद्रजीत ने देखिए भास्कर के अंदर पूरा पेज छपा है, क्या दिक्कत है? मैं यही कह रहा हूँ, कल भी हमने कहा था अपने विश्लेषण में कि जो राव के समर्थक हैं, बार बार हमने कहा है, राव वीरेंद्र सिंह के समर्थक जो हैं वो एक किस्म से उन बहुत मुश्किल से हटते हैं, उनको कोई भी आप संज्ञा दे दो और उनको कोई पद मिलो या ना मिलो, कोई सम्मान मिलो या ना मिलो, उन्होंने तो जो फैसला रामपुरा हाउस ने, राव वीरेंद्र सिंह ने और अब राव इंद्रजीत सिंह ने कर दिया, वो उसको फॉलो करते हैं। राव इंद्रजीत सिंह की सारे घटनाक्रम में चुप्पी, तो जो अपने आप को कुछ समझता है, उनका जो समर्थक है, किसी ने इश्तेहार निकलवा दिया,
किसी ने अपने आप को इस यात्रा से दूर कर लिया, रख दिया, लेकिन ये यात्रा तो कल गुड़गांव से चली और ये एक जन आशीर्वाद यात्रा अब एक किस्म से आंधी बढ़ती हुई आपको नजर नहीं आ रही? आपने वो बाइट में नहीं देखा क्या कह रहे हैं भूपेंद्र यादव? आपने सुना वो कह रहे हैं कि ये एक लोकसभा क्षेत्र की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये 2 लोकसभा क्षेत्रों की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये 6 लोकसभा क्षेत्रों की जन आशीर्वाद यात्रा है। ये एक प्रदेश की जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, ये 2-2 प्रदेशों की जन आशीर्वाद यात्रा है। तो ये अपने मुंह से जो नेता एक खुली किताब की तरह से बात कह रहा है और वो खुद कह रहे हैं कि आज एक गरीब आम आदमी का अहीर बेटा भारत की कैबिनेट का मंत्री मोदी जी ने उठा के बनाया है और कल किसी और गरीब आम अहीर का बेटा भी आएगा और ये परिवर्तन की लहर शुरू हो गई है, मोदी जी ने शुरू कर दी है। इससे बड़ी, इससे खुली और मोहनलाल जी क्या बात होगी? बात आपकी ठीक है, तो राव का भी तो कल बढ़ सकता था ना, राव को भी तो राज्य मंत्री से कल भी हमने कह दिया था मोहनलाल जी, राव इंद्रजीत राव ने तो सियासत, अरे मोहनलाल जी आपको बार याद है, जमीन तो कर्नल राम सिंह ने भी दी थी। अरे जमीन कर्नल राम सिंह ने दी थी। 1996 में पहली बार कमल खिला है, 1977 के बाद 1980 में बीजेपी बनी, 1952 में जनसंख्या कर्नल राम सिंह ने पहली बार डूंडा हेड़ा से लेके और वहां नांगल चौधरी तक कमल तो कर्नल राम सिंह ने खिलवाया था। लेकिन बीजेपी का और हर पार्टी का, कांग्रेस का भी यही दस्तूर था कि वो जब तक उपयोगी होता है उस आदमी को करते हैं, उसके बाद उसको किनारा कर लेते हैं। पहले ही कहा हमने। और दूसरी बात, राव इंद्रजीत सिंह की कल की चर्चा में भी हमने कहा था कि राव इंद्रजीत सिंह ने जब ज्वाइन किया बीजेपी, आपको ध्यान होगा राव वीरेंद्र सिंह की रामपुरा हाउस की राजनीति राव तुलाराम के इर्द गिर्द घूमती है और शुरू से घूम रही है। 23 सितंबर का एक कार्यक्रम राव तुलाराम का शहीदी दिवस हर साल बड़े जोर शोर से इंदिरा गांधी तक यहां आशीर्वाद लेने, ऊर्जा लेने उस कार्यक्रम में आई। मंत्री संतरी और मुख्यमंत्री, गवर्नर, उनकी तो बात ही छोड़ो, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह ने मन नहीं बनाया। जब राव इंद्रजीत सिंह ने बीजेपी ज्वाइन करने का मन नहीं बनाया तो बीजेपी वालों ने रेजागला की पृष्ठभूमि देख के, शहीदों की पृष्ठभूमि देख के, सैनिकों की पृष्ठभूमि देख के रेवाड़ी को, जो ये केंद्र बिंदु है सैनिकों की खान का, इन्होंने 15 सितंबर 2013 को ही ऐसा जलसा रच दिया क्योंकि आदमी जन भावनाएं वो साथ हो गई और बाद में राव इंद्रजीत सिंह को मजबूरी में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। और वो बार बार हम कह रहे हैं कि उन्होंने क्या शर्तें रखी होंगी ये बीजेपी हाईकमान जाने या राव इंद्रजीत सिंह, तो जो शर्तें उन्होंने रखी होंगी वो उनकी पूरी हो रही है। तो राव इंद्रजीत सिंह को कहीं नाराज होने का, उनके गुट को कहीं बाइकाट करने का कोई नैतिक धर्म तो है नहीं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने शामिल हुए, उनका एक दर्द था, उन्होंने खुलेआम, वो बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उन्होंने ब्लेम लगाया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनका रिलेटिव है, रिश्ते में भाई लगता है, लेकिन उसने उनका कैबिनेट मंत्री का फरमान आने के बावजूद उनका कैबिनेट मंत्री पद कटवा दिया। तो उनका एक ही अरमान था कि भाई मैं भारत सरकार का कैबिनेट मंत्री बन जाऊं। वो उन्होंने, बीजेपी हाईकमान ने बात मान ली और लटके तान, डंके की चोट उनको राज्यसभा में लेकर और उनको कैबिनेट मंत्री बनाया। और अब बाद में, अब इस रद्दोबदल में उन्होंने फिर कह दिया खुल के कि मेरा जो स्टेटस है वो रेस्टोर कर दो। उनका इशारा था कि मेरा बेटा जो लोकसभा में एमपी है उसको भी कैबिनेट में ले लो।
लेकिन वो बात हाईकमांड ने नहीं मानी और भूपेंद्र सिंह यादव को उन्होंने कैबिनेट में ले लिया। आप ये हाँ जी। लगातार डिबेट कर रहे दिखा रहे हैं तमाम विरोधी दल, और ये चर्चा हमारे चैनल पे हुई भी थी कि वे राव इंद्रजीत इस समारोह में जाएंगे नहीं जाएंगे, जो आशीर्वाद यात्रा आ रही है, तमाम जो भी राव विरोधी लगे रहे यात्रा को सफल बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं बढ़ा भी दिया। लेकिन जिस तरह की चर्चा आ रही है, रात को राव इंद्रजीत ने अपने घर भूपेंद्र का डिनर रखा, क्या लगता है वो तमाम जो विरोधी दल के लोग खाने में जाएंगे, जो उनके मन सुबह में रात में पानी खुल जाएगा? नहीं, जो लोग इस यात्रा में शामिल नहीं हुए, जैसे डॉक्टर बनवारी लाल की बात आ रही है, लक्ष्मण यादव जो विधायक हैं उनकी बात आ रही है, वो सब रात को डिनर में नजर आएंगे आपको। जो लोग यहाँ नहीं पहुंच पाए, तो एक तरह से ये हो गया कि बीजेपी की नाराजगी भी ना हो उन विधायकों के प्रति, और राव इंद्रजीत ने यहाँ पर स्वागत नहीं किया, उनके लोग नहीं आ पहुंचे, तो ये एक तरह की डिप्लोमेसी है कि भारतीय जनता पार्टी को भी दिखा दिया जाए कि भी भारतीय जनता पार्टी एक है, भूपेंद्र सिंह यादव मंत्री बने हैं, उसमें ना राव इंद्रजीत को नाराजगी है, ये सब दिखाने के लिए है। और बाकी जो लोग मंच पर नहीं पहुंचे हैं, इससे तो साफ हो रहा है कि गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, और गुटबाजी होनी भी स्वाभाविक है। आप देखिए किस तरह से भूपेंद्र यादव को राव इंद्रजीत है, उनका कितना बड़ा जनाधार है। बात राजनीति सरकारें जनाधार से आती है, ना कि संगठन चलाने से। राव इंद्रजीत का जनाधार होने के बाद दूसरी योजना में भी भारतीय जनता पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया, ये इलाके के लिए भी दुर्भाग्य की बात है। और उनके सामने ही भूपेंद्र यादव को कैबिनेट मंत्री बना दिया, ये दूसरी बात। देखिए उसके बाद, और ये कैसे राव इंद्रजीत सिंह जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो और उनके जो समर्थक कैसे बर्दाश्त करेंगे और कैसे पहुंचे? गुटबाजी तो होनी स्वाभाविक है। एक और सवाल उठता है ना, जब भी आप देखिएगा भाजपा के कार्यक्रम में जाएंगे तो ये विरोधी दल के जितने भी जो राव विरोधी है वो कहेंगे मतलब राव हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी का कद बहुत बड़ा है। सवाल ये उठता है रात को जो डिनर होगा, क्या अरविंद यादव, क्या सतीश खोड़ा, क्या रणधीर सिंह कापड़ीवाल वो उस डिनर में मिलेंगे या खाली? बिल्कुल नहीं मिलेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। चर्चाएं हो रही है कि खाना का डिनर है, कंफर्म है भूपेंद्र यादव आएंगे, तो आपको नहीं लगता आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखो जो चर्चा है जिस हिसाब से है, तो भूपेंद्र यादव राव को खराब करना चाहते थे कि भाई देखिए राव वहां स्वागत समारोह में लिया, लेकिन राव ने तो धरने में धरना मार दिया। नहीं, नहले पे धैला क्या, मैंने आपको कल से एक ही बात कह रहा हूं लगातार। पार्टी को इस बात की पार्टी को पता है राव इंद्रजीत समय समय पर क्या स्टेटमेंट देते रहते हैं, कभी इंसान मंच की बात भी आ जाती है। पार्टी को राव इंद्रजीत सिंह की भी जरूरत है, भूपेंद्र यादव की भी जरूरत है। पार्टी को जरूरत उन लोगों की नहीं है, सुनिए मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं। पार्टी को उन पिछलग्गुओं की जरूरत नहीं है जो कभी कभी पार्टी चुनाव के समय लोगों को शामिल करवा लेती है और चुनाव जीतने के बाद उनको पूछा नहीं जाता। चंद लोग भाजपा का चेहरा बने हो रहते हैं पार्टी का, और उन्हीं लोगों के काम होते हैं। आप विधानसभा चुनाव देखिए, सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी शामिल करी थी। आप उसमें से एक भी व्यक्ति मुझे बता दीजिए कोई भारतीय जनता पार्टी में नजर आ रहा हो, किसी बाजार का प्रधान हो या किसी संस्था का प्रधान हो। पार्टी का काम है इस्तेमाल करना, और वो चल रहा है आप देखिए। और ये भारतीय जनता पार्टी का हर पार्टी के साथ ऐसा होता है, ये लोगों को सोचने की जरूरत है। अच्छा एक बार निनानिया जी, जी आप तो रामपुर हाउस के भी बहुत करीबी रहे हैं और अरविंद यादव के भी बहुत करीबी रहे हैं। क्या राव जो 2019 में जो टिकट को लेकर के जो अरविंद के कार्यालय में गए तो उसको भूल पाएंगे? वहीं से तो तमाम चीजें दिखाने की जो राजनीति चल रही है कि पार्टी में मैं बड़ा या तू छोटा, या तू छोटा या मैं बड़ा, वो स्थिति जो चल रही है ये कांग्रेस। देखिए मोहनलाल जी, ये जो जन आशीर्वाद रैली थी, ये एक हफ्ते से मतलब राव विरोधी मतलब एक शोर मचाया जा रहा था। और वो बीजेपी ने ये सोचा और राव विरोधी खेमे में ये सोच रहे थे भी हाँ वास्तव में राव दब जाएंगे, इंद्रजीत दब जाएंगे, इंद्रजीत कोई कहानी नहीं है। लेकिन जिस तरह से
राव का खेमा खामोश हुआ रहा, और जिस तरह से इनके जो विधायक थे, मंत्री थे, ये इन्होंने चुप्पी साधी, तो कहीं ना कहीं बैकफुट में फिर आगे बीजेपी सरकार, जो इनके शीर्ष नेता थे, या तो बहुत बुरा, ये तो बहुत बुरा हुआ है भाई, ये तो बहुत भारी, हम जो सोच रहे थे हमारी वो तो बात चली नहीं है, लेकिन ये तो बहुत भारी गुटबाजी हो गई है। अब क्या है, अब कहीं ना कहीं मान लो शीर्ष नेताओं का दबाव हुआ होगा, इंदर जी से बात हुई होगी, या अभी आई तो 1-2 घंटे से पहले ही ये डिनर की बात चली, पहले तो कोई बात थी नहीं है। अब जहां विरोधी खेमा बड़े जोर शोर से मतलब लग रहा था उनका जोर था, लेकिन उनका जोश ठंडा हो गया। जो इन्होंने बीजेपी ने अपना खेला, बेशक वो अपने खूब धूम मचा रहे हो, हमारी रैली सफल होगी, लेकिन अहीरवाल की जनता बड़ी बारीकी से देख रही है, आम लोग बड़े बारीकी से देख रहे हैं। यहाँ सारे जो समस्याओं के जो है, जो और दूसरे मुद्दे हैं जनता के साथ, वो जितने पर वो सब गौण है। किसी ने यहाँ कोई मांग उठाई, अकबर भूपेंद्र जी आप यहाँ एम्स जल्दी लाइए, आप उनसे मतलब शीर्ष नेताओं से कहके, आप हमारी दूसरी परियोजना बंद पड़ी है, हमारे पानी की बड़ी समस्या है, पीने के पानी की समस्या है, तो यहाँ किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। यहाँ सब बीजेपी जिंदाबाद, हमारे नेता जिंदाबाद, ये देखते रहे। लेकिन आम जो लोग हैं, नहीं आम जनता है, वो मोहनलाल जी बड़ी बारीकी से देख रही है, आम जो वोटर बड़ा बारीक देख रहा है, ये बीजेपी क्या कर रही है। कल तक तो भी विरोधी खेमा, आज अब ये जो इनका जो सारा डमडमा मुझे खत्म समझ नजर आ रहा है। राव इंद्रजीत ने यहाँ बड़ी अपनी ताकत दिखा दी है, उनकी चुप्पी ही ताकत थी, तो उन्हें बीजेपी वाले सोचा है तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन अभी वो महेंद्र जी साबड़ा जी वाली बात है, एक मिनट साबड़ा जी वाली बात है, अब ये बहुत बड़ी भारी गुटबाजी अब उभर के आएगी सामने, देखना गुटबाजी अब उभरेगी, अब खेला जाएगा। मैं एक आपको और आपका सवाल मैं समझ गया। मेरा सवाल ये है कि आप जैसे भी निनानिया जी कह चुप्पी साधे रखी, तो मेरे एक बहुत बड़ा पंपलेट छपता है अखबार के अंदर, फुल पेज का विज्ञापन छपता है, कौन उस विज्ञापन को छपवाता है, क्या मैसेज दिया जाता है। 12 बजते जब आधे से ज्यादा अहीरवाल में कार्यक्रम होता है, उसके बाद एक मैसेज वायरल होता है राव इंद्रजीत के निवास स्थान पर भूपेंद्र यादव का। ये किस तरह की डिप्लोमेसी है, जो हम समर्थकों ने पूछते कि ऐसा कोई है, बोले हमें जानकारी नहीं है। मैं यही कह रहा हूँ मोहनलाल जी आपको एक नई बात, तो देखो हम बार बार कहते हैं कि हम कोई हवाबाजी या अनुमान से बात नहीं करते, मतलब तो मैं अभी जैसे छाबड़ा जी ने बात करी कि अब महावीर सिंह निनानिया कह रहे हैं, किसी ने, अरे भाई लड़ाई चीफ मिनिस्टर की है, 2014 में भी चीफ मिनिस्टर की लड़ाई थी, 2019 में भी चीफ मिनिस्टर की लड़ाई थी, और आज भी चीफ मिनिस्टर की लड़ाई है। करनाल में भी, करनाल से चीफ मिनिस्टर बन लिया, रोहतक से चीफ मिनिस्टर बन लिया, हिसार से चीफ मिनिस्टर बन लिया। आज अहीरवाल का आम मतदाता, और क्योंकि अहीरवाल है तो यहाँ अहीरों की बाहुल्य संख्या है, और यहां से लेके अलवर तक और झज्जर तक, मतलब रोहतक हल्के को भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की डूडी किसने टिकाई, कोसली हल्के ने 75,000 वोटों से हराया। उस कोसली हल्के ने जहां घर घर में नौकरी दी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, लेकिन दर्द जो है वो सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री का है। और आज जो डिनर की भी डिप्लोमेसी अगर वो सच होती है तो वो भी यही इशारा है कि भूपेंद्र यादव को बढ़ा दो, हम भी साथ हैं, हम भी मतलब ऐसे कैसे कह दोगे कि आप कौन इस्तेमाल निकलवाता है, कौन क्या करता है। हम कल से कह रहे हैं कि ये मुद्दा ही नहीं है, ये मोहनलाल जी हमारे मुंह में बात डाल रहे हैं, ये हरियाणा रथ जो है वो हमारे मुंह में अपनी बात डाल रहा है, ये मीडिया का सारा हाइप है, कोई गुटबाजी नहीं है, कोई विरोध, बिल्कुल मीडिया का। किस बीजेपी, आप मैं बता रहा हूँ, अच्छी बात है वो, क्योंकि इंसाफ मंच है। बीजेपी के किस नेता ने, बीजेपी के किस नेता ने, या बनवारी लाल ने या लक्ष्मण यादव ने, किसने कहा क्यों नजर आए, जब क्यों खाने में क्यों पहुंच जाएंगे, क्या पता आपको क्या पता कौन पहुंचेंगे कौन नहीं। तो वही तो बता रहा हूँ, चर्चा जो होती है, जो कहना चलेगा तो हम आपको देख रहे हैं, जो आपको देख रहे हैं उस पर नहीं यकीन नहीं है ना। आप ये देखो SYL का मुद्दा, चंडीगढ़ का मुद्दा, अजी चौहान साहब आप SYL की बात कर रहे हैं,
मौजूदा पानी की बात करो, आप एसवाईएल छोड़ दो। मैं कह रहा हूं ये चुनावी मुद्दे हैं छाबड़ा जी, हर बार चुनाव में ये मुद्दे उठते हैं, लेकिन किसी की भी सरकार बन जाओ इन मुद्दों को भूल जाते हैं। आप कैसे भूल गए 30 जनवरी 1970 को चंडीगढ़ के मसले पर कहीं खून का कतरा गिरा तो 6 लाशें रेवाड़ी की सड़कों पर, रेवाड़ी के नौजवानों का खून बहा। क्या हक नहीं है रेवाड़ी का, चीफ मिनिस्ट्री का? क्या रेवाड़ी को अब जब मिला है एक प्रतिनिधित्व पिछड़ों को, और वो क्यों नहीं किया जाए? छाबड़ा जी ने कल एक बात कही थी, ये बंटवारा विभीषिका, मतलब वो स्मृति दिवस किस लिए मेरे भाई? 2014 में भी 14 अगस्त आई थी, 2019 के भी चुनाव के बाद 14 अगस्त आई थी, और आपको याद दिलाए किस किस का स्मृति दिवस मनाओगे? फरवरी 2016 रोहतक और कलानौर का समाज भूल गया क्या? उन्होंने खुलेआम कहा था कि जो बंटवारे में हमारे साथ नहीं हुआ वो फरवरी 2016 में हमारे राजकाज में मनोहर लाल के मुख्यमंत्री रहते हुए हुआ। और ये कौम, ये शरणार्थी बन के आए थे, इन्होंने पुरुषार्थी बन के दिखा दिया। कोई भी पुरुषार्थी समाज का आदमी, किसी ने आज तक आरक्षण की मांग नहीं करी, कोई नौकरी लेने के लिए लाइन पर नहीं गया, कोई बदली करवाने के लिए लाइन लगा के किसी मंत्री के या किसी के दरबार में नहीं पहुंचा। रेवाड़ी से भी पुरुषार्थी समाज के लोग 20 लाख रुपए की सहायता राशि लेके कलानौर गए थे। कलानौर वाले सब उन लोगों ने कह दिया जिनका नुकसान हुआ था उस आरक्षण की आग में, जो झुलसे थे, जले थे, कि नहीं, सरकार ने कह दिया कि हम एक एक पैसे की भरपाई करेंगे, और सरकार ना भी देगी तो हमने जब बंटवारे का तंज झेल लिया, हम इतने स्वाभिमानी आदमी हैं कि हम अपनी भरपाई खुद कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री जी को ये विभीषिका स्मृति दिवस की बजाय इस पुरुषार्थी समाज के स्वाभिमान को उजागर करना चाहिए कि ये लोग कितने कर्मठ हैं। ये कोई ना बैकवर्ड की अपनी मांग करते, ना कोई और किसी चीज की मांग करते। तो इसलिए ये चीजें जो भाई महावीर भी कह रहे हैं कि आज जो राजनीति गरमाई हुई है और जो मोदी जी ने 27 आदमियों को, ओबीसी को कैबिनेट में लिया है, 127वां संशोधन संविधान में किया है, राजस्थान हरियाणा में सत्ता परिवर्तन मुख्यमंत्री की कुर्सियों पर लक्ष्य है, देर सवेर कब हो ये अलग बात। बड़ा सवाल आ जाएगा, वही तो चीज हो रही है ना। अब चौहान साहब एक बात कर, भाई आपने 27% आरक्षण दिया, क्यों यार जाटों की किसान आंदोलन को लेकर के नाराजगी है? यूपी हो या हरियाणा हो, हरियाणा में आपने देख लिया हो जाटों का क्या हाल है, किसान नाराज है, इसीलिए तो अहिरवाल पे भेड़ डालो किसी तरीके से। क्यों नहीं डाले आप ये बताओ? अरे झज्जर में, अरे आप बताओ, करना चाह रहे हो राजनीति डिप्लोमेसी तैयार, मोहनलाल जी क्यों ना करें? करनाल में आप हेलीकॉप्टर नहीं उतार सकते, झज्जर में आप वर्चुअल कोई उद्घाटन नहीं कर सकते। आप कहाँ उद्घाटन करते हो? आप गुड़गांव में उद्घाटन करते हो, आप कहाँ रैली करते हो? आप नारनौल में रैली करते हो मुख्यमंत्री जी, आप कहीं कर रही। तो जब यहां जन आधार है, जब यहां पॉपुलरिटी है लोगों की, शाहजहांपुर बॉर्डर से आगे एक भी राजस्थान तक का किसान दिल्ली नहीं गया, क्योंकि यहां का किसान, यहां का जो जनमानस है वो सरकार के साथ है, अपने नेताओं के साथ है। मुख्यमंत्री की पद की डिमांड है उनकी, अहीर रेजिमेंट की उनकी डिमांड है, तो उन चीजों पर वो है। मोहनलाल जी, एक मुद्दा, जमीन कहाँ है? अरे जमीन कहाँ है? चौहान साहब आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। मैं कई बार पहले कह चुका हूं, और जो आप बिटवीन द लाइंस नहीं पढ़ रहे, सिख और जाट अगर नहीं आएंगे तो उनको हटा के भी ओबीसी के नाते अगला इलेक्शन लड़ा जाएगा। ये है सबसे बड़ा कारण। मोहनलाल जी एक बात सुनिए। चौहान साहब की बात जो निकल कर आ रही है कि दक्षिण हरियाणा में अहिरवाल में मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात आ रही है,
चौहान साहब, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मुख्यमंत्री की कुर्सी ऐसे नहीं मिलती। हम आज आवाज लगाएं कि मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए हम चुनाव लड़ते हैं, और हम पार्टी के सुनिए, हम पार्टी भी बदल लें, हम अपनी नई पार्टी भी बना लें, परंतु हम उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़ते। हम अपने विधायकों को बना लेते हैं। तो आपको कैसे कुर्सी मिलेगी? कभी भी नहीं मिलेगी, आज तक नहीं मिली। केवल जनता को आप साथ लेने के लिए कह दो कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, किसी भी पार्टी का नेता को कह दे तो, परंतु कुर्सी यहां पर कभी भी नहीं मिलेगी। हर पार्टी को पता है। दक्षिण हरियाणा को इस्तेमाल करो। मुझे याद है पार्क में भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भाषण चल रहा था, बड़े बड़े हाथ उठाए जा रहे थे, आप राव इंद्रजीत सिंह को राजा बनाओ, हम सभी राजा मानते हैं। दोनों हाथ उठाते हुए मैंने सभी नेताओं को देखा था, परंतु क्या हुआ? उसके बाद इस्तेमाल किया गया, कौन बना मुख्यमंत्री? नहीं बना। और अब भी यही हाल है। आप मुख्यमंत्री क्या, दक्षिण हरियाणा के किसी जनाधार वाले नेता को कैबिनेट मंत्री तक नहीं बनाया गया। इससे दुर्भाग्य की क्या बात हो सकती है? आप क्या मुख्यमंत्री बनवाने की बात करें यहाँ की? ना तो भूपेंद्र सिंह यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, ना राव इंद्रजीत सिंह को बनाएगी। हाँ, जब बनाएगी यहाँ के लोग एकत्रित हो, कोई मंच हो या कोई पार्टी से चुनाव लड़े। दुष्यंत चौटाला की हिम्मत बताऊंगा। दुष्यंत चौटाला ने पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ा, अपने विधायक ने, आज वो मुख्यमंत्री है। यहां से ज्यादा पावर तो दुष्यंत चौटाला ने अपने पास ले ली। यहाँ के लोग पिछलग्गू हुए। देखो, बुरा मानने की बात नहीं है, हम सब लोग भी एकजुट ऐसे साथ हो जाते हैं, और ऐसे ही नेता हमारे हैं। जब तक एकजुट होकर एक झंडे के नीचे नहीं आएंगे, चाहे दल बनाए चाहे मंच बनाए, जब तक दक्षिण हरियाणा को आपके जीते जी हमारे जीते जी कभी मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिल पाएगी। मौला जी देखिए, खट्टर को किस जन आधार पर बनाया, किसने बनाया, किसने सोचा? मौला जी मनोहरलाल खट्टर के विधायक जीते थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का क्या जनाधार था? सेंटर से एमपी को वो बनाया। ये हाई कमांड तय करती है, और हाई कमांड अपने खास विश्वास पात्र को मुख्यमंत्री बनाती है। नहीं, ये बात से मैं सहमत हूं, हाई कमांड बनाएगी। आज आपने देख लिया कि किसान नहीं मान रहा, जाट नहीं मान रहा, सरदार नहीं मान रहा। मत मानो, अहीर भी तो किसान है, गुजर भी तो किसान है, और लोग भी तो किसान है। एक मिनट महेंद्र जी, महेंद्र जी एक मिनट, जमीन तैयार कर दी गई है। मौला जी एक मिनट देखिए, जमीन से ही मतलब आप ऐसे कैसे कह दोगे? कैसे नहीं बनेगा? मोदी ने जो कहता है वो पहले बताता है, बता के फिर करता है। और ये आप क्या समझ रहे हो? भूपेंद्र यादव की इच्छा से भूपेंद्र यादव जन आशीर्वाद यात्रा कर रहा है क्या? हाई कमांड की पूरी ब्लेसिंग से। और इसमें जहां कोई जिसने भी रोड़ा अटकाया, क्या आप समझ रहे हो उनकी रिपोर्ट नहीं जा रही है क्या? तो इसको आप सहज में मत लो। और ये चीज आज उभार पर है, आज उठान पर है कि जहां आपका जन आधार है, उन लोगों को आप आगे क्यों नहीं करते? ये कंफर्म मान लिया जाए, किसान आंदोलन में बैक फुट पे सरकार है, इसलिए यही बात पे निशाना है, दे रहा है। एक मिनट फ्रंट फुट तो हम जब कहें, आपने देख लिया किसान अपनी बात एक हट को लिए बैठे हैं। हमने अपनी चर्चा में कहा था कि जब तक आप राजनीति की चोट नहीं मारोगे तब तक काम नहीं होगा। और वो जाके कलकत्ता भी पहुंचे, बंगाल में, बोले कि हम चोट मारेंगे। लेकिन बंगाल में चोट ममता ने मारी है, उसमें किसी का कोई दखल नहीं। लेकिन यहाँ उन्होंने जो आंख दिखाई है, जो चोट मारने की वो कोशिश कर रहे हैं, उसी का तो मैं कह रहा हूं कि ये जमीन तैयार की जा रही है। किसान आंदोलन की घबराहट कंफर्म हो गई। देखिए मौलाना जी, चौहान साहब ने इस सारी डिबेट को मतलब मुख्यमंत्री बनने की इर्द गिर्द घुमा दिया है। चौहान साहब देखिए मौलाना जी अब देखिए, एक चौहान साहब कह रहे एक 187
देखिए मोहनलाल, हाँ जी नैनानी जी, मोहनलाल बोलिए बोलिए बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। मोहनलाल जी जो मेरे मोहनलाल जी मेरी नजरों में देखिए, जैसे महेंद्र जी साहब ने, मेरी नजरों में हाई आज 75 वर्ष हो गया हमारी आजादी को। हमारे अहिरवाल को ये मतलब दुरुपयोग करते रहे हैं, सदुपयोग करते हैं इनका, इनके वोटरों का। ये मांग हमारी जो मैंने कभी नहीं देने वाले। रही बात अभी ये दोनों यूज कर रहे हैं, भूपेंद्र जी को भी कर रहे हैं और मतलब इंद्रजीत को भी कर रहे हैं। हईरवाल की वोट कैसे लिया जाए? अब चौहान साहब कह रहे थे भाई बैकवर्ड की मतलब आरक्षण दे दिया है। अब ये आरक्षण के सहारे, इन दो नेताओं के सहारे है, मतलब इस हईरवाल की वोट लेने का चक्कर है कि मुख्यमंत्री किसी को नहीं बनाएंगे। ये हमारी भूल है, ये हमारे भ्रम डाला जा रहा है, में बहकाया जा रहा है। सुनिए 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 सुनिए, अगर देखिए मुख्यमंत्री, देखिए ये भूपेंद्र को भी नहीं बनाएंगे, बस यूज एंड लिस्ट है, मतलब अब चाहे कोई राजी हो जाओ, बेशक कुछ भी कर लो। यहाँ तो बस वोट बटोरेंगे। जब आज जाट कहाँ है, आज सिख कहाँ है, अब उनको उनको साइड में कर दिया। अब हाईवाल बचाए भाई, ये तो कहीं बोल नहीं रहे, चुपचाप है, ये कहीं संघर्ष नहीं कर, चुप है भाई, इनको कैश करो। अब देखिए, अब यही बीजेपी थी मौला जी, यही बीजेपी थी मौला जी, यही बीजेपी थी। जब वीपी सिंह ने कमंडल और मंडल का जब लाया, और जब बैकवर्डों को जब वो दिया, आरक्षण दिया, तो इसी बीजेपी ने मतलब इस्तीफा दे दिया था, सरकार गिरा दी थी वीपी सिंह की, है नहीं। और तो ये बीजेपी है, ये बड़े अंदर खाने जो इनका सिस्टम चल रहा है ना, आप नहीं पहुंच सके। ये सब वोट बटोरेंगे हरिवाल से। हरिवाल आप देखिए, हमारे पास फूट डाल दी, जन आशीर्वाद रैली में फूट डाल दी, फूट डालिए। देखिए एक तो विरोधी को खड़ा कर दिया। लोकसभा और राज्यसभा का ये सेशन चला, कितना काम हुआ, एक दिन भी सेशन नहीं चलने दिया। और जो बीजेपी ने चाहा, अपने सब बिल पास करवा लिए। आपने क्या लिया? और उसके बाद जो मैं कह रहा हूं बार बार, मास्टर स्ट्रोक 127वां संशोधन, ये कहां गया विपक्ष? अरे अड़ता तो सही, लड़ता तो। विपक्ष ने तो अपनी करी कराई पर पानी फेर दिया, सरेंडर कर दिया। कहीं चौहान साहब वो चर्चा पे राजी नहीं थे, मतलब चौहान साहब विपक्षी चर्चा में राजी नहीं हुए, तो इसमें समर्थन किया है। सारे विपक्ष ने 127वें संशोधन पर समर्थन किया है। और अब उन बातों को भी अगर आप नहीं देख पा रहे तो मैं क्या करूं? अब तो ये ओबीसी का झंडा गड़ेगा, और ये गाड़ेंगे, इसीलिए गाड़ेंगे, इसीलिए वहां उन राज्यों में भी गाड़ेंगे। यूपी में यादव वोट बैंक है सबसे बड़ा, यूपी में, और कौन खिसकाएगा? अखिलेश यादव या मुलायम यादव, क्योंकि वो थे। अब यादव को ऊपर लाके, इनके पास पूरे 30-29 राज्यों में कोई यादव मुख्यमंत्री है ही नहीं। किसको चेहरा बनाएंगे ये? किसको कमांड देंगे? बिहार में लालू प्रसाद को, शरद यादव को, अखिलेश को, इनको कैसे काउंटर करेंगे? और इसलिए मनोहर लाल जी संगठन के आदमी हैं, ना उन्होंने कभी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा जाहिर करी, और ना हट जाएंगे तो उन्हें कोई मलाल होगा। वो तो कमंडल लेके चलते हैं, अपने संघ के कार्यालय में अपना फिर काम शुरू कर देंगे। लेकिन जो राजनीति की दिशा और दशा आज बयां कर रही है, वो परिवर्तन की एक आंधी की तरफ इशारा कर रही है। एक ओबीसी के सहारे, इस जन आदेश यात्रा के सहारे बीजेपी कोई नया कार्ड खेल। आज हमने इस पे जो चर्चा की, और अच्छी चर्चा की, और अभी रात को अगर ये जो जिस तरह की खबरें वायरल हो रही है कि रात को खाने की डिप्लोमेसी है, डिनर के ऊपर कौन कौन आएंगे, कौन कौन आएगा, उस पर भी हम कल चर्चा करेंगे। और अभी छन छन के निकल के आएंगी खबरें बहुत सारी, अभी कई सारी दिखेंगी अभी स्थितियां। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने कई मुद्दों में कहा, बीजेपी अलग अलग घरों में जो कांग्रेस की राजनीति पर बीजेपी चल रही है, दोनों पलड़ों में रख दो, इधर एक रख दो, उधर दूसरा रख दो, और जब जरूरत पड़े तो दोनों को मिला दो और फिर उनको अलग कर दो। वो जैसा भी चौहान साहब ने कहा कि कांग्रेस से भी एक कदम आगे बढ़कर के, यानी कि बीजेपी चल रही है। तो रात को क्या कुछ होगा अभी देखने वाली बात है। अभी जो फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है,
एचआर न्यूज को कि अभी राजस्थान की तरफ कूच करके हैं, नागौर होते हुए, महेंद्रगढ़ होते हुए वो राजस्थान जाएंगे, वहां भी रैली है उनकी, कचहरी के अंदर है, झुंझुनू के अंदर है, और तमाम एक गवर्नमेंट में क्या स्थिति होगी वो भी देखने वाली बात है कितना। लेकिन ये जरूर है कि अहिरवाल की राजनीति गर्मा गई है, और यानी कि कई घरों के अंदर हम देखते हैं अलग अलग तरीके से कि कुछ नेताओं में संशय है। जैसे आपको बताया कि जो आज समारोह हुआ इसमें विधायक लक्ष्मण सिंह यादव नहीं पहुंचे, बनवारी लाल नहीं पहुंचे, तो जानकारी मिली, खोले में स्वागत किया, यानी कि दूरी बनाए हुए ना इधर पड़े कुआ ना इधर पड़े खाई, वो स्थिति भी मुझे हमको लगती है कि कैसे नारायणजी बोल लीजिए बता दिया हमने। बाहर चले गए बहाना बनाकर के सबका उनके मोबाइल से कहा जा रहा है हम तो बाहर है, आज परेशानी है, दिक्कत है, ये तरीके की बातें आ रही है। और आज का जो अखबार में जो विज्ञापन छपा है ना, बड़ा सारा एक पेज का, बहुत कुछ कह रहा है, लेकिन ये बात मान लीजिए राव इंद्रजीत की राजनीति को समझना भी आसान नहीं है कि जिस तरीके से उन्होंने आज किया है। कि आपको कहा था एक तरीके का कल तक था कि भूपेंद्र यादव को बिना डिप्लोमेसी के तहत बुलाया भी सब कुछ हाईकमांड से चल रहा है। हमने कल भी कह दिया था कि जब उन्हें लगेगा वो अपने निर्णय खुद लेंगे, वो अपने समर्थकों से पूछ के रामपुरा हाउस या राव इंद्रजीत सिंह अपने निर्णय नहीं लेंगे। जो उन्हें सूट करता है वो, बाकी कोई नहीं है, किसी का कोई मंसूबा नहीं है। जनगणना, ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं करवा रहे? ये ओबीसी की जनगणना क्यों नहीं कर, उससे क्यों डर रही सरकार? जनगणना करवाए, सारा दूध का दूध पता लग जाएगा। इधर एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है, आरक्षण का टुकड़ा डाला जा रहा है, जनगणना क्यों नहीं करवा रहे? उसका उतना ही लक्ष्य था कि मैं जनता के बीच में आ गया। तमाम लोग आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी निगाह बनी रहेगी लगातार, क्योंकि आपको बताएं जिस तरीके से किसान आंदोलन के चलते आपका सरकार है वो कहीं ना कहीं दर्शा रहा है, और निगाहें इस वक्त अहिरवाल की तरफ है, इन एरियो की तरफ है, क्योंकि यहाँ किसान आंदोलन का जोर कम है, तो किसी तरीके से यहाँ जवान बिल को तैयार किया जाए उस तरीके की बीजेपी लगी हुई है, और इस तरीके का विश्लेषण बार बार करेंगे लगातार। फिलहाल आप सब लोग मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। फिर आएंगे किसी नए टॉपिक के, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्ते।